Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 2nd September, so let's get started. And आज हमारे पास काफी काम के एडिटोरियल्स हैं, एटलीस्ट 3 एडिटोरियल्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में देखना है। ओके, सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इशू है यहाँ पर हमारा, इजराइल रिकवर बॉडीज ऑफ 6 हॉस्टेजेस फ्रॉम गाजा टनल, स्पार्क कॉल फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेतन्याहू। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? फर्स्ट थिंग इज दैट सबसे पहले इजराइल की जो पब्लिक थी उसका गोल ये था कि हमास से अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कराया जाए। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट गोल वाज रिलीज ऑफ हॉस्टेज। अब ये चीज दो तरीके से हो सकती थी, एक डिप्लोमेटिक वे में और दूसरा हार्ड पावर यूज करके, यानी कि मिलिट्री अटैक करके। सो बेंजामिन नेतन्याहू चोज फॉर दिस सेकंड अप्रोच। अब इसमें हुआ क्या, यहां पर जो डेड बॉडीज मिली है उसमें ये निकल के आया है कि जब गाजा में इजरायली फोर्सेस एंटर हुई बम्बार्डमेंट के बाद, उनकी एंट्री से कुछ घंटे पहले ही इन लोगों को मारा गया, इजरायली सिटीजन्स को, जो हॉस्टेजेस थे उनके। ठीक है, यानी कि आपने हार्ड पावर का जब ज्यादा यूज करा, आप अंदर पहुंच गए उनकी टेरिटरी में, तो उन्होंने आपके जो हॉस्टेजेस थे उनको उन्होंने किल किया। तो अब पब्लिक ये कह रही है कि नेतन्याहू इज रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रूट चूज नहीं किया, वो रिवेंज मेंटेलिटी से चले गए आगे और उन्होंने हार्ड पावर को यूज किया। ठीक है, उस वजह से अल्टीमेटली पीपल लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स। सो यहां पर अब प्रोटेस्ट शुरू हो गए अगेंस्ट द नेतन्याहू दैट ही मस्ट रिजाइन। बिकॉज एक लीडर में सिर्फ हार्ड पावर की क्वालिटी नहीं चाहिए, वो तो मिलिट्री जनरल में भी होती है। लीडर, पॉलिटिकल लीडर में चाहिए होती है डिप्लोमेटिक एंड नेगोशिएशन पावर भी, ताकि पहले अपने लोग की जान बचाए उसके बाद रिवेंज ले। बट यहां पर इन्होंने दूसरी चीज, सेकंड ऑप्शन चूज किया। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि यहां पर कुछ जुडिशियल रिफॉर्म किए थे मिस्टर नेतन्याहू ने, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इट विल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन पे चल रहे थे करप्शन केस। अब प्राइम मिनिस्टर अगर जजेस को अपॉइंट करेगा तो फिर उस केस में जजमेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के फेवर में। तो इसके अगेंस्ट पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे थे जब अक्टूबर 7 को ये अटैक हमास ने किया। राइट, तो इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दो स्टेप लिए। फर्स्ट इज कि हमास के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन यूज करूंगा, और दूसरा कि आपने सिर्फ थोड़ी सी बम्बार्डमेंट नहीं की, कि एक वार्निंग देने के लिए कि हॉस्टेजेस रिलीज कीजिए अदरवाइज हम और बम्बार्डमेंट करेंगे। इन्होंने जानबूझकर वॉर को और ज्यादा लॉन्ग कर लिया, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेच कर लिया वॉर को। इन्होंने क्या किया उसके बाद, ईरान में जाकर हमास के एक मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। मॉडरेट लीडर इसलिए होते हैं ताकि उनके साथ नेगोशिएशन किया जाए। जैसे एक तरफ हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस हुआ करती थी, गांधी नेहरू। ठीक है, होता क्या था कि ये क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों पर प्रेशर रखते थे कि हम आपके करप्ट ऑफिशियल्स को असैसिनेट करना शुरू कर देंगे अगर आप रिप्रेस करोगे ज्यादा पब्लिक को। दूसरी तरफ मॉडरेट होते थे जिनसे ब्रिटिशर्स नेगोशिएट करते थे। उसी तरीके से यहां पे इनके एक लीडर हुआ करते थे मिस्टर हनी। इनको ईरान की कैपिटल तेहरान में मिसाइल के थ्रू असैसिनेट कर दिया इसराइल ने। तो एक तो आपने उस मॉडरेट लीडर को निकाल दिया जिसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते थे अच्छे से। दूसरा, ऊपर लेबनान में आपने एक हिजबुल्ला कमांडर को भी मार दिया। ठीक है, तो आपने ऊपर हिजबुल्ला से भी पंगा ले लिया और नीचे नीचे आपने ईरान के साथ भी, क्योंकि उसकी टेरिटरी पे आपने स्ट्राइक किया। तो आपने इस वॉर को और एक्सपैंड कर दिया, रादर देन कि आपका जो पहला गोल था कि मुझे अपने सिविलियंस, अपने सिटीजन्स, अपने हॉस्टेजेस को रिलीज करना है। राइट, तो ये पूरी कहानी है जिस वजह से वहां की खुद की जनता भी नेतन्याहू के थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रही है इस वक्त। अब थोड़ा सा इसके मैप को रिवाइज करवा देता हूं मैं, क्योंकि हमें काफी टाइम हो चुका है इसे स्टडी किए हुए। फर्स्ट थिंग इज, दिस इज नोन एज गाजा, और यहां पर एक्टिव है आपके हमास रेबेल्स। दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक, जेरूसलम जहां पर एक्टिव है पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी। ठीक है, अच्छी गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पर जेरूसलम की आधी टेरिटरी इसराइल बोलता है कि ये हमारी कैपिटल है, बाकी की क्लेम करती है पैलेस्टीन कि ये हमारी कैपिटल रहेगा जब भी हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा। ओके, फिर यहां पर हैं आपके गोलन हाइट्स सीरिया में, जिन पर इसराइल ने इलीगली ऑक्यूपेशन कर रखा है, जबकि यूएन ने कहा है कि इसराइल अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे, बट वो नहीं करता। सेकंड थिंग इज, यहां पर है लेबनान जहां पर एक्टिव है हिजबुल्ला। राइट, तो ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। अब जो आपके लिए जरूरी है वो है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, दिस वन। ये याद रखिएगा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कौन सा रीजन है? वो ये वाला रीजन है जो कि गाजा और इजिप्ट की बॉर्डर शेयर करता है।
अब जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो 3 स्टेप में है। पहला, एक टेम्पररी सीज फायर स्टैब्लिश किया जाए। सेकंड स्टेज में एक परमानेंट सीज फायर स्टैब्लिश किया जाए। और थर्ड स्टेज में गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये बाइडेन ने प्लान रखा है कि ये हमारा सीज फायर ऑफर है। तो हमास तो फिर भी कुछ हद तक एग्री कर गया, बट उसकी एक कंडीशन है कि देयर शुड बी कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइल फोर्सेस फ्रॉम गाजा टेरिटरी। तो ये चीज इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, इसराइल ने कुछ बातें डिमांड की जिसमें दो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कि ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, दिस वन, ठीक है, इसको इसको इजरायली आर्मी मैनेज करेगी। ठीक है, गाजा और इजिप्ट के बीच की जो बॉर्डर है उसको इजरायली आर्मी मैनेज करेगी, दिस फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो ये चीज सिर्फ हमास ही नहीं, हमास के साथ साथ ये चीज इजिप्ट को भी मंजूर नहीं है। इजिप्ट भी नहीं चाहता कि इजरायली फोर्सेस उसकी बॉर्डर पे आके बैठे। हालांकि बाकी की जो इजिप्ट बॉर्डर है, सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है, ये पूरा सिनाई पेनिनसुला है। ठीक है, ये जो सिनाई पेनिनसुला है वो ऑलरेडी इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नो डाउट। लेकिन इजिप्ट नहीं चाहता कि अब और एक और फ्रंट खुले यहाँ पे। ठीक है, तो इजिप्ट भी इसके अगेंस्ट है। जबकि ये जो पूरा प्लान है नेगोशिएशन का, उसे 3 कंट्रीज मैनेज करवा रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज इजिप्ट एंड थर्ड इज कतर। कतर क्यों? क्योंकि वो हमेशा से सेंचुरी रहा है इस तरह के रेबल्स का, इनके पॉलिटिकल लीडर्स का। तालिबान के साथ भी जब यूएस नेगोशिएशन करता था वो कतर की टेरिटरी में ही होते थे। इजिप्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां से गाजा से सारी पॉपुलेशन डिस्प्लेस होते होते इजिप्ट की बॉर्डर पे ही घुसी जा रही है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, यूएसए क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएसए चाहता है, क्योंकि उसको भी अच्छा खासा ब्लेम पड़ा है कि आपने जितना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया इसराइल को, इस वजह से उसने इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन किया गाजा में। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जैसे राफा, खान यूनिस, यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप थे और उन पर भी इसने बम्बार्डमेंट किए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा इशू अब तक समझ में आ गया हो जो भी इसराइल पैलेस्टीन का है। और ये वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से सीज फायर हो नहीं पा रहा है। हमास की तरफ से कंप्लीट विड्रॉल करे पहले इजरायली फोर्सेज, और इसराइल कह रहा है कि हमें ये जो कॉरिडोर है इसको हम मैनेज करेंगे। और इसराइल की एक और कंडीशन है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जितनी भी अब ये पूरे रेफ्यूजीज थे वो साउथ की तरफ चले गए। ठीक है, यहां नॉर्थ से बम्बार्डमेंट होते होते ये पूरे यहां साउथ की तरफ चले गए। राफा में रह रहे हैं रेफ्यूजीज, खान यूनिस में रह रहे हैं रेफ्यूजीज, वहां से तो ऑलमोस्ट निकाल भी दिए इसराइल ने। तो यहां पर इनका है कि अब ये लोग अगर सीज फायर होता है और ये लोग वापस से अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ जाते हैं, तो इसराइल ये डिमांड कर रहा है कि इन पे मैं स्ट्रिक्ट सर्च ऑपरेशन रखूंगा। ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट सर्च ऑपरेशन, ताकि फिर से यहां पर जो मिलिटेंट छुपे हैं वो नॉर्दर्न की तरफ मूव करना शुरू ना करें। ठीक है, तो सर्च ऑपरेशन करना चाहता है इसराइल। जब सीज फायर के बाद ये लोग वापस से अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो ये 3 कंडीशन है जिनकी वजह से सीज फायर नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है। दिस स्ट्रिक्ट सर्च ऑपरेशन, इजरायली आर्मी फिलाडेल्फिया को मैन करेगी, एंड हमास की कंडीशन कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइल फोर्सेस। ये 3 कंडीशन की वजह से ये जो बाइडेन ने प्लान दिया था सीज फायर का, ये नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो अच्छे से। आगे चलते हैं। लेबर इश्यूज हाईलाइटेड इन हेमा रिपोर्ट गेट नो अटेंशन। अब हेमा रिपोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया था यहां पर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, ये जो बेचारे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, इनको इनकी हालत स्लेब से भी ज्यादा खराब है। इनको 19 आवर्स तक काम कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पे भी पूरा नहीं दिया जाता है। जो मिडिल मैन होता है वो इनका पे भी बीच में अपनी जेब में डाल लेता है। ठीक है, तो क्विकली हम लोग क्या है कि यहाँ पर ये पूरी जो हेमा रिपोर्ट है ना, इसका पूरा फोकस चला गया है सिर्फ विमेन के एक्सप्लॉइटेशन पर, एक्ट्रेसेस के कास्टिंग काउच एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ये जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल बोथ, इनकी ज्यादा बातें नहीं की जा रही हैं। तो क्विकली चलिए रिवाइंड कर लेते हैं कि हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या थी और क्या क्या चीजें उसमें निकल के आई थी। फर्स्ट थी सेक्सुअल डिमांड, यानी कि अगर आपको वर्क चाहिए तो कास्टिंग काउच से होके गुजरना होगा। यू नीड टू गिव सेक्सुअल फेवर्स टू टॉप एक्टर्स, टू प्रोड्यूसर्स, टू डायरेक्टर्स एंड सो ऑन। ओके, तभी जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा उसने कहा था कि वल्गर कमेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पर विमेन को। उसके बाद कई बार ड्रंक मेल को एक्टर्स उनके रूम में आ जाते हैं। सेकेंड इज हैरेसमेंट एंड टॉर्चर। तो अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, यहाँ पर अब्यूज के भी केसेस हैं, असॉल्ट एट वर्क, कई बार बदतमीजी की जाती है। ठीक है, इवन वाइल ट्रैवलिंग, जब आउटडोर शूटिंग करते हैं, जैसे कई फिल्म शूटिंग करने किसी और सिटी जा रहे हैं। ठीक है, और अगर वो और भी कॉपरेट नहीं करती है तो उनकी लिविंग स्पेस एंड ऑनलाइन भी उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है, अगर उन्होंने सेक्सुअल एडवांसेस रिजेक्ट कर दिए तो।
नेक्स्ट इज लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड सेफ्टी। अब जब शूटिंग होती है, आउटडोर शूटिंग स्पेशली, तो वहां पर फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स या चेंजिंग रूम्स, तो ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस के भी केसेस देखने को मिलते हैं फॉर दिस फीमेल एक्टर्स। ठीक है, आप उन टॉप एक्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए जो अपनी खुद की पर्सनल वैनिटी वैन लेके चलते हैं, दे आर डिफरेंट, बट उसके अलावा भी एक फिल्म में बहुत सारी फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं। बैन एंड साइलेंस, आप पे अनऑथराइज बैन लगा दिया जाएगा, आपको धमकी दी जाएगी कि अगर आपने ये बात लीक की तो फिर आपको क्या किया जाएगा, पूरी इंडस्ट्री से एक तरह से बॉयकॉट कर दिया जाता है। क्योंकि हर इंडस्ट्री, मलयालम हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, बॉलीवुड हो, सब जगह पे 4-5 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एक्टिव रहते हैं। ठीक है, वही सारे डायरेक्टर्स को फंडिंग देते हैं फिल्में बनाने के लिए। अगर प्रोड्यूसर्स नाराज हो गए तो फिर समझिए आपकी कोई काम नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, विवेक ओबरॉय का करियर खत्म किया सलमान खान ने। ठीक है, next is discrimination. Now there is gender bias which is widespread especially among junior artists. Okay. इनको 9-19 घंटे तक काम कराया जाता है और इवन अच्छी पे भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इज नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो मैनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपको इतने घंटे काम कराया जाएगा, इतना पे दिया जाएगा, बट असल में ऑनर नहीं किया जाता उनको। ठीक है, उसी तरीके से अभी जब हेरा फेरी 3 शूटिंग की बात आ रही थी, तब काफी सारे जूनियर आर्टिस्ट और लाइटमैन, कैमरामैन, इन सब ने एक तरीके का प्रोटेस्ट किया था कि हम इसमें बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन हाउस है इस फ्रेंचाइजी का, इसने हमारे पुराने पेमेंट्स अभी तक रोक के रखे। एक्टर्स एक्ट्रेसेस के पेमेंट तुरंत दे दिए जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे लोग जो सपोर्ट करते हैं, टेक्नीशियंस वगैरह, इनका पेमेंट रोक दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सब बड़े इश्यूज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नेग्लेक्ट हो रही है इस पूरी रिपोर्ट में, तो ये बेचारे जूनियर आर्टिस्ट। विमेन के हैरेसमेंट की बात तो बहुत हो रही है, बट इनकी नहीं हो रही कि इनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो इनके लिए भी कुछ रेगुलेशन होना जरूरी है। ऑलराइट, तो हेमा कमेटी पे हमने बहुत बात की, हमने विमेन एट वर्क प्लेस सेफ्टी, ये सारी बातें हमने की है। ओके, मैंने नोट्स भी दिए हैं आपको इसके। दूसरा है एलजीबीटी क्यूआईए। अब फर्स्ट थिंग इज कि मैंने आपको एक प्रॉपर लेक्चर दिया था एलजीबीटी पर इन मेंस 450 प्लस, उसको आप लोग देखेंगे पहले। फर्स्ट थिंग, उसके नोट्स बनने के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई है मैं वो बता देता हूं आपको। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस का जजमेंट आया जिसमें उसने कहा कि ठीक है, हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, ठीक है, कि इन लोगों को भी इक्वल राइट, रिस्पेक्ट, सब कुछ होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया टू रिकग्नाइज दी सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया कि वी डोंट गिव रिकग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज बिटवीन लेस्बियन और गे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक कमिटी बना रहे हैं, वो स्टडी करेगी एंड इट विल इंश्योर कि हम लोग ऐसे मेजर्स लें जिसके थ्रू इनके साथ होने वाला किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट को हम लोग रोक सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कमेटी बनाई। अब उस पे बेस गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट की है। जैसे फर्स्ट चेंज किया कि यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना अलाउ कर दिया इनको। ठीक है, ये आप जॉइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अपने पार्टनर को नॉमिनेट भी कर सकते हैं इन केस अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है। दिस इज फर्स्ट डेवलपमेंट। एंड सेकंड डेवलपमेंट है आज की, दैट इज अब इनको राशन कार्ड भी दिया जाएगा। राइट, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दैट एलजीबीटी कपल्स विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेम हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ राशन कार्ड। We need to ensure that LGBT couples are not discriminated against in the issuance of राशन कार्ड। अब ये LGBT क्यूआर आई ए ये सब क्या है, ये सब मेंस वाले वीडियो मैंने आपको कराया, आराम से 1 घंटे का लेक्चर है, देख लेना। ओके, और अपने नोट्स बना लेना हैंड रिटन। The court refused to recognize same-sex marriage and sent a submission that it would form a committee to look into the scope of entitlements for LGBT people and couples। Okay. हमें एड्रेस करने की जरूरत है इनके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को इन एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, जैसे राशन कार्ड, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर, पब्लिक गुड सर्विसेज, पुलिस एक्शन एंड वायलेंस, ये सब एड्रेस करने की जरूरत है हमें इनके। नेक्स्ट इज the LGBT couples cannot be prevented from opening joint accounts and they can nominate each other as the beneficiary। This is the first change, दो दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। एंड सेकंड चेंज आज आया है विद रिस्पेक्ट टू राशन कार्ड, ensuring that LGBT communities right concerning healthcare planning awareness activities, prohibition of conversion therapy। जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जबरदस्ती इनको कन्वर्ट कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, लेकिन अगर कोई विलिंगली कन्वर्ट होना चाहता है कि उसकी बायोलॉजिकली ही इज बोर्न एज अ मेल बट ही फील्स लाइक अ फीमेल, तो आप
को वो भी अवेलेबल कराई जाएगी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। चेंजेस इन दी क्यूरिकुला, प्रोविजन ऑफ टेली कंसल्टेशन, सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग, वेरियस लेवल ऑफ सब, ये सारे मेजर्स इनको इनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे बात हो गई एलजीबीटी की, क्योंकि उसमें मेजोरिटी बातें हम ऑलरेडी मेंस में कर चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ पे है कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ केसेस इन कोर्ट हैज टू चेंज। अब सबसे ज्यादा जो केसेस में पेंडेंसी आ रही है हमारे यहाँ जुडिशरी में, ये क्यों आती है? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट। होता है क्या है, एक वकील आया नहीं, दूसरा आया है, वो कह देता है ठीक है एडजर्न कर दीजिए, अगली तारीख दे दीजिए। अब ये अगली तारीख कई बार महीनों में आती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यही कहा है कि अगर जस्टिस मिलने में 10 से 30 साल लग रहे हैं तो फिर हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है अपने जुडिशरी में। ठीक है, और ये जो कल्चर है एडजर्नमेंट का, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिले इन जस्टिस। और वो सब आपने सुना होगा, वो सब पॉइंट्स आप यूज करते ही हो कीवर्ड्स में। ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। The prolonged litigation fueled by a culture of adjournment, and they should not suffer injustice quietly rather than seek justice in court। क्योंकि अभी क्या है, लोग कई बार उनके साथ गलत हो भी जाता है, सोचते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सालों साल हम लोग घिसते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे वकीलों को देकर, तो वो बेचारे चुपचाप से इनजस्टिस को बर्दाश्त कर लेते हैं कि जो हो गया हो गया। ठीक है, सो दिस कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट शुड गो, ये कहना है राष्ट्रपति जी का। जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड, बिकॉज अगर डिले कर रहे हो तो मतलब आप डिनाई कर रहे हो इन अ वे। अब आपने व्हाइट कोट सिंड्रोम सुना होगा, हॉस्पिटल्स में यूज होता है पेशेंट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, कि पेशेंट बीमार है, व्हाइट कोट सिंड्रोम। उसी तरीके से ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये लॉयर्स के केस में है। ठीक है, फॉर हाई स्ट्रेस लेवल्स ऑर्डिनरी सिटीजन एक्सपीरियंस इन दी कोर्ट रूम। ठीक है, तो कोर्ट रूम में ये जो सालों साल केस चलते रहते हैं, उससे जो स्ट्रेस आपको डेवलप होता है उसे कहते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम। और व्हाइट कोट सिंड्रोम ये पेशेंट फील करता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है जब। ठीक है, तो ब्लैक कोट व्हाइट कोट सिंड्रोम आपको समझ में आ गया होगा। करंट नेशनल एवरेज डिस्पोजल रेट स्टूड एट 95, यानी कि अगर 100 नए केस आ रहे हैं तो उसमें से 95 केस डिस्पोज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इंप्रूवमेंट हुआ है। बट द थिंग इज कि पुराने जो हजारों बैकलॉग लगे हैं ना, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ केसेस का, उनका क्या करें? प्रॉब्लम वहां है। ठीक है, टैकलिंग पेंडिंग केसेस रिमेन्ड ए चैलेंज। पुराने केसेस, नए केस में से भी अगर 95 हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं तो 5 तो फिर भी बच रहे हैं ना। जुडिशियल रिक्रूटमेंट, judicial vacancies in district court were 28%। now this is the root cause of this ये जो पेंडेंसी होती है ना केसेस में, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम पूरी वैकेंसीज को फिलअप नहीं करते। 28% बहुत होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जुडिशियल रिक्रूटमेंट कैलेंडर वुड बी ए सॉल्यूशन टू वार्ड ऑफ द वैकेंसीज। अब यहाँ कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता इनका कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम से ज्वाइनिंग की जाएगी आपको डिस्ट्रिक्ट जजेस के रिक्रूटमेंट के लिए, जैसा कि यूपीएससी के केस में होता है, या अदर स्टेट पीएससी। अदर स्टेट पीएससी तो खैर खुद ही अपना कैलेंडर फॉलो नहीं कर पाती, उनके डिले होते रहते हैं। बट यूपीएससी कम से कम स्टिक करता है अपने कैलेंडर से। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत है कैलेंडर के रिस्पेक्ट में, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज जुडिशियल वैकेंसीज को फिलअप करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सेकेंड इज कि आपका ये जो रिक्रूटमेंट है इसको लेकर प्रॉपर एक कैलेंडर होना चाहिए। Judicial recruitment to the district court should not be restricted anymore by the narrow domestic walls of regionalism and confines of state-centered selection। अब यहां पर इनका कहना है, यानी कि इनडायरेक्टली ये वही बात कह रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाइए। क्योंकि कोई स्टेट रिक्रूट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जजेस की स्ट्रेंथ कम है, किसी में ज्यादा है, तो उसके लिए जरूरी है कि अब आप ये जो रीजनलिज्म है इससे बाहर निकलिए। कि कर्नाटका अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए अलग से रिक्रूटमेंट करेगा, तेलंगाना अलग से करेगा, नो। जैसे आईएएस आईपीएस रिक्रूट होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट जजेस भी रिक्रूट होने चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पे हम लोगों ने पहले मेंस में सेशन किया था, जहां पे मैंने सारी चीजें समझाई थी। इसके नोट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं आज की पीडीएफ में, वो आप सेल्फ रीड कर लेंगे। आगे चलते हैं, जापान। अब यहाँ पर एक सिंपल सिंपल सी चीज है बस, जैसे कि मैं आपको बार बार इंसिस्ट करता था, क्योंकि आप ये एग्जाम्पल जब तक याद नहीं रखेंगे अच्छा आंसर नहीं बनेगा। हमारे यहाँ हीट वेव आई थी जब पंजाब में, तो क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन 20% डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, अब इससे लॉस क्या हुआ था, हीट वेव आ रही है ज्यादा, तो क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी पे एक थ्रेट बन रहा है। 20% प्रोडक्शन कम हुआ, यानी कि एक तो फार्मर की इनकम कम हो गई,
दिस इज वन थिंग। सेकेंड इज कि प्रोडक्शन कम है, यानी कि स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी फूड की, और स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, यानी कि वीट और महंगा हो जाता है। ठीक है, राइट, ये सब इंपैक्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली इस सबकी रूट कॉज क्या बन के आया? क्लाइमेट चेंज। यही सेम चीज फेस की है जापान ने। अब जापान के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बाद लैंड एरिया बहुत कम है, एग्रीकल्चर का स्कोप इसके यहाँ बहुत कम है, लेकिन इसका मोस्टली जो फूड है, एक तो सी फूड है, ठीक है, वेल सबसे ज्यादा यही हंट करता है, और इसको खाता है ये राइस के साथ। तो राइस को ये जरूर अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है, लेकिन लास्ट ईयर इनके यहाँ भी हीट वेव्स आई थी, और उस वजह से इनके यहाँ पे राइस का जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हुआ। ठीक, तो अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, अब हीट रेजिस्टेंट राइस बनाने की कोशिश की है जो क्लाइमेट चेंज को फाइट कर पाएगा। तो न्यू हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ इट स्टेबल फूड। लास्ट समर हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन लेड टू लोअर राइस यील्ड एंड डैमेज द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। इनफैक्ट इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि इनके यहाँ पर जो सुपर मार्केट होते हैं वहां पे इंपोज करना पड़ता कोटा कि एक कस्टमर कितनी राइस खरीद सकता है। तो इन्होंने एक न्यू वैरायटी डेवलप की जिसका नाम है एमी होको रो, एमी होकोरो। ठीक है, दिस इज ए हीट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो यहाँ पर इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इनका बहुत ज्यादा यूज है आज हर फील्ड में। ठीक, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो कराया था रबर कल्टीवेशन पे, हमने वहां भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया था, राइट, अगर आपने देखा हो तो वीडियो। उसी तरीके से हमने एग्रीकल्चर में कई अलग अलग तरह के सीड्स बनाने के लिए जो हीट टॉलरेंट हो, पेस्ट टॉलरेंट हो, उसी तरीके से यहां भी इन्होंने भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन यूज किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये वैरायटी बनाई है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब आप अर्बन सिटीज की बात करते हैं ना, देखिए एक सिटी दो तरीके से एक्सपेंड करती है, या तो वो वर्टिकल बिल्डिंग ज्यादा बनाना शुरू कर दे, okay, या फिर वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन शुरू कर दे, यानी कि सेंट्रल दिल्ली, फिर वहां से अब थोड़ा आउटसाइड गए, फिर नोएडा तक चले गए, ये पूरा एनसीआर इस तरीके से डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन, ये होता है वर्टिकल। वर्टिकल के बेनिफिट है तो लॉस भी है। बेनिफिट ये है कि ये आपका, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो आप बहुत सारा लैंड एरिया कवर होगा, कि हर एक घर को एक एक प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर एक फैमिली को एक एक फ्लैट दे दिया जाता है, और एरिया क्या रहेगा, उतना ही कॉमन एरिया। एक तो वर्टिकल डेवलपमेंट जनरली प्रेफर की जाती है, जैसे न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में। इनफैक्ट दिल्ली में भी हमें जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ इंडियंस को थोड़ा अपने खुद की जमीन से ज्यादा प्यार है, तो वो जनरली प्लॉट लेना पसंद करते हैं। लेकिन इस वर्टिकल में एक और इशू ये आता है कि भी यहाँ पे डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, और फिर जब लोगों को सबको अपने वर्क पे जाना होगा तो कंजेशन, ट्रैफिक एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, फिर इसी पर्टिकुलर एरिया में अल्टीमेटली आपकी ये जो सर्विसेज हैं, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, ये बहुत ज्यादा हाई डिमांड में आ जाती हैं, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाओगे तो उतनी ही लिफ्ट भी लगानी पड़ेंगी, उतने ही बैकअप भी रखने होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि जो चीज यूरोप और अमेरिका में देखी गई, कि एशिया में भी अब जो सिटीज हैं दे आर ग्रोइंग मोर अपवर्ड रादर देन आउटवर्ड्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कम हो रहा है, वर्टिकल एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, और हमें जरूरत भी है वर्टिकल एक्सपेंशन की। अगर हम न्यूयॉर्क जैसी 3-4 बिल्डिंग बना दे तो ये पूरा करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर उसी में समा जाएगा। ये इतना कचरा नहीं देखना पड़ेगा आपको चारों तरफ, और ओपन स्पेस ज्यादा रहेंगी फॉर प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये तो छोटी सी बात थी, हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अब यहाँ पे जो 3 एडिटोरियल है ये हमारे बहुत काम के, इंडियाज नेबरहुड वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट। अब मैंने अभी तक आपको बताया है कि एक्सेप्ट भूटान, उसे मैं 100% नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी चाइना के साथ बायलैटरल लेवल पर नेगोशिएट कर रहा है, उसका थोड़ा टेरिटरी स्वैप का इशू है डोकलाम के पास और ऊपर नॉर्दर्न साइड। चाइना चाहता है कि जो हमारी इंडिया की जो चिकन नेक है उसके पास उसको टेरिटरी मिल जाए भूटान से, और बदले में वो डबल टेरिटरी भूटान को देने को तैयार है नॉर्दर्न बॉर्डर पर। ओके, तो भूटान भी उतना ज्यादा न्यूट्रल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं है। बाकी हमारे सारी कंट्रीज में ट्रबल चल रहा है, लेकिन एक टाइम था करीब 2008 से 2010 तक, जब हमने देखा था कि हमारे नेबरिंग में सारी कंट्रीज, इनमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिवाइव कर रहा था। ठीक है, और हमें ये लग रहा था कि शायद अब जाकर साउथ एशिया एज अ रीजन मैच्योर हुआ है फॉर डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2008 तक बांग्लादेश में चल रहा था मिलिट्री रूल अंडर जनरल मोइन। तो ये रूल खत्म हुआ मिलिट्री रूल, और शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर बनी 2009 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू। और फिर 2019 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी उसके बाद से अगले 15 साल तक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो रेबल्स वगैरह हैं, जो टेररिस्ट टाइप के ग्रुप्स हैं, उनको काउंटर करने में शेख हसीना गवर्नमेंट ने बहुत मदद की इंडिया की। ठीक है, तो वी वर हैप्पी कि चलिए एक कंट्री में तो डेमोक्रेसी वापस आई। फिर 2009 में श्रीलंका में
इनके यहाँ 33 ईयर से चल रही थी लिट्टे के साथ वॉर। इंडिया ने सपोर्ट भी किया इसको, ठीक है, उसी वजह से राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हुआ। तो यहाँ पर लिट्टे फाइनली हारता है 2009 में, सिविल वॉर खत्म होती है श्रीलंका में ड्यू टू इंडिया सस्टेन्ड एंगेजमेंट विद श्रीलंका। और अब वहां पे एक यूनाइटेड श्रीलंका खड़ा था जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तो यहाँ भी इंडिया के लिए अच्छी खबर थी कि चलिए अब श्रीलंका में भी सिविल वॉर खत्म हुई, अब फाइनली ये भी आगे बढ़ेगा डेमोक्रेटिकली। मॉलडीव्स 2008 में मिस्टर अब्दुल गयूम इनकी विदाई हुई, ठीक है, 30 साल तक राज किया इस आदमी ने अकेले ऑटोक्रेटिक मैनर में। फिर 2008 में ये हट गए और पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए यहाँ पर, और मोहम्मद नशीद जीत के आए जो कि प्रो इंडियन भी थे, ठीक है। उसके बाद भी पिछले 3 इलेक्शन में मॉलडीव्स में 3 अलग अलग प्रेसिडेंट बने। तो ये दिखाता है डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी मॉलडीव्स की, कि एक बार प्रेसिडेंट ऑटोक्रेटिक प्रेसिडेंट नहीं आ पाया दोबारा, ठीक है, उन्होंने हर 5 साल में प्रेसिडेंट बदलते रहे क्योंकि उन्हें लग रहा कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो वो फिर भी मैच्योरिटी दिखाता है। तो इंडिया इसको भी लेके खुश था जब तक कि मिस्टर मुइजी नहीं आए, ठीक है। अभी मुइजी की बात करेंगे हम लोग। पहले तो यहाँ पे मॉलडीव्स को लेकर भी इंडिया खुश था कि डेमोक्रेसी रूट ले रही है। 2010 में म्यांमार ने आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मिलिट्री रूल इलेक्शंस कराए 2010 में, ठीक है, लेकिन मिलिट्री बैक्ड एक पार्टी थी यूएसडीपी, इट केम टू पावर। तो ऑब्वियसली बात है कि वो मिलिट्री का ही इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा, लेकिन आंग सान सू की को फ्री कर दिया गया। और जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन हुए 2015 में, तो उनकी सूकी की जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो जीत के आई और 20 में दोबारा जीती। तो ये भी एक अच्छे साइन थे कि म्यांमार में भी डेमोक्रेसी अब रूट ले चुकी है। 2008 तक पाकिस्तान में चल रहा था मिलिट्री रूल ऑफ परवेज मुशर्रफ। 2008 में उनको बाहर निकाला गया और पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और सिविलियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो ये 2008 से 2010 तक का जो पीरियड था उसमें हमने अपने नेबरहुड में 5 कंट्रीज में डेमोक्रेसी को पैर पसारते हुए देखा, राइट। तो अभी तक यहाँ पे हम लोग बहुत खुश थे कि यस, डेमोक्रेसी इज टेकिंग रूट इन इंडियाज नेबरहुड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो विटनेस एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इट्स नेबर। अब क्योंकि डेमोक्रेसी रूट ले रही थी तो इंडिया खुश था और इंडिया ने अपना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको देते थे हमने और ज्यादा देना शुरू किया। जैसे हमने श्रीलंका को काफी सारे पैसे दिए कि आप ये जो तमिल्स के साथ गलत हुआ है, 30 साल तक वॉर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, तो हमने प्रॉमिस किया कि हम 50,000 घर बना के देंगे श्रीलंकन तमिल्स को, राइट। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके यहाँ पर ब्रिज वगैरह बनाने में, हमने इन्वेस्ट किया रेलवे लाइन बनाने में ताकि श्रीलंका स्ट्रेंथन हो पाए, राइट। उसके अलावा जब बांग्लादेश मिलिट्री रूल से बाहर आया तो हमने उसको काफी लाइन ऑफ क्रेडिट दी। इनफैक्ट एक बार तो बहुत बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी $1 बिलियन की, ठीक है। हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए म्यांमार के साथ, जैसे आईएमटी कॉरिडोर, उसके अलावा कलादान प्रोजेक्ट। हमने काफी सारा बजटरी सपोर्ट भी दिया मॉलडीव्स को ताकि वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिकली और स्ट्रॉन्ग कर पाए। बट 24 में आके ये सारे सपने एक साथ टूट गए। मिस हसीना गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, ठीक है, वो उनकी खुद की गलती भी, ठीक है, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बजाय वो भी ऑटोक्रेटिक हो गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक करप्शन इतना ज्यादा कि सब उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे और अल्टीमेटली फिर स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हुए उससे इनकी सरकार चली गई, ओके। और हमसे गलती ये हुई कि हमने शेख हसीना को ही वन साइडेड सपोर्ट दिया जबकि देख रहे थे हम कि उनकी पब्लिक नाराज है उनसे, ठीक है? और हमने कभी भी बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है उनके साथ एंगेज करने की कोशिश ही नहीं की। हमने मान लिया कि ये लोग तो पूरी तरह से एंटी इंडिया है, तो ये हमसे गलती हुई। अब जैसे आप अगर फॉरेनर्स को देखेंगे इंडिया में जब आते हैं तो वो मोदी जी से ही मिलते हैं, फिर जाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टियां बदलती रहेंगी पावर में, लेकिन एक देश के रिश्ते हर पार्टी के लिए इक्वल होने चाहिए। तो वो मोदी जी ने एक गलती की थी, जाके नारा लगाया आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद जब बाइडेन आया तो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था इंडिया के प्रति, थोड़ा नाराज था वो, ठीक है। तो इस तरह से हमें साइड नहीं लेना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। सेकंड थिंग इज श्रीलंका। श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट हुए, राजपक्सा परिवार 7 लोग मिनिस्टर बन के बैठे थे इनके परिवार के, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इन्होंने भी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, इकोनॉमी भी इन लोगों ने ये कर दिया था अपने यहाँ पर कि हम लोग सब कुछ ऑर्गेनिक उगाएंगे, तो उससे इनके यहाँ भुखमरी जैसे हालात आ गए थे। और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए चाइना की वजह से, और इंडिया ने यहाँ पर भी टाइमली मदद की, इनकी बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया $4 बिलियन का उनकी इकोनॉमी को सेव करने के लिए। तो श्रीलंका के केस में हमने अच्छा काम किया, ठीक है। बांग्लादेश के केस में हम लोग थोड़ा सा वन साइडेड हो गए थे। हम लोग शेख हसीना को एनकरेज करने की बजाय कि मैडम डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी को सबड्यू मत कीजिए आप, ठीक है,
इलेक्शन जीतने के लिए ये नहीं कि आप ऑपोजिशन के सारे लोगों को जेल में डाल दीजिए और फिर इलेक्शन करा लीजिए जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज कंटेस्ट ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाएगी फिर। तो हमने श्रीलंका बांग्लादेश में गलती की। हमें उनको प्रेशराइज करना था कि आप डेमोक्रेसी को सबड्यू मत कीजिए, बाकी ये सब चलता रहेगा। श्रीलंका में हमने सही स्टैंड लिया कि हमने ईगो नहीं रखा कि आप चाइना के पास गए थे, आप जाइए। हमने उनकी मदद की। सेकेंड इज, India has even made peace with Janta Vimukti Peramuna, a right-wing party which has usually been anti-India in its stand. अब श्रीलंका की ये एक पार्टी है जनता विमुक्ति, ये थोड़ी इंडिया के अगेंस्ट मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने इसके साथ भी पीस स्टैब्लिश किया। तो यही एटीट्यूड हमें बांग्लादेश के साथ भी रखना था, खालिदा जिया की पार्टी के साथ भी हमें इंगेज करते रहना था। देन मॉलडीव्स, मॉलडीव्स में भी हमसे गलती हुई कि जब मुइजू इलेक्शन कब चल रहे थे वहां पर, तो ये नारा दे रहा था वहां पे, इंडिया आउट कैंपेन चलाया इसने, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट काफी कुछ बोलना शुरू किया। हमें उसी वक्त इसे और इसकी पार्टी से डिप्लोमेटिकली एंगेज करके कहना था, देखिए आपके डोमेस्टिक इलेक्शन है, इसमें आप इंडिया को ना घसीटें तो बेहतर होगा। राइट, तो हमने उसको इग्नोर करते चले गए कि हमें लगा था ये वैसे भी नहीं जीत पाएगा, बट वो जीत गया। और उसके बाद फिर उसने जो स्टेप्स लिए वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले, ठीक है। उसने हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल मिशन चलता था उसको कहा कि आप लोग बंद कीजिए, ठीक है, और उसकी जगह चाइना की शिप जो है वो पूरे इंडियन ओशन को मैप कर रही है अराउंड मॉलडीव्स, ठीक है। सेकंड चीज, इसने इंडिया का जो आर्मी एक कंटिजेंट वहां पे स्टैब्लिश था उसको भी निकाल दिया बाहर। राइट, तो ये हमसे मॉलडीव्स के केस में भी थोड़ी सी गलती हुई कि हमने मुइज़ी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। म्यांमार, अब म्यांमार के साथ हमारी प्रॉब्लम ये थी, कल मैंने आपको कुकीजो कम्युनिटी वगैरह पढ़ाया था, वो सारे एथनिक रिलेशन है म्यांमार के साथ। अब वो उनके साथ हमारी 16 किलोमीटर की फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट भी होता था जहां पे लोग इधर उधर जा सकते थे, स्टे कर सकते थे बिना वीजा के। और म्यांमार ने हमारी हमेशा मदद की है ये जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स हैं इनको कंट्रोल करने में। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मिलिट्री ने जब यहाँ पे टेक ओवर किया इन February 21, सो नाउ आर प्रॉब्लम वाज कि हमारा डायलेमा बन गया हम किसकी साइड लें। क्या हम वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटा दी गई है उसका साइड लें कि डेमोक्रेसी के साथ हैं हम, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं, या हम आर्मी का साथ लें। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी का साइड लेने जाते तो फिर यहाँ की जो आर्मी थी वो इन नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को और ज्यादा एनकरेज करती कि जाइए आप भी लड़िए इंडिया में, नागालैंड बनाइए अलग देश जो आपको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डायलेमा में फंस गए विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार। और अब यहाँ पर ऑपोजिशन एंड एथनिक ग्रुप्स जीत भी रहे हैं अगेंस्ट दी म्यांमार आर्मी, and this conflict is spilling over into India's northeast as well. Now we have a dilemma whether to stay with the military to protect itself from insurgent using Myanmar soil, or we should side with the rejuvenated opposition forces fighting for the change, ठीक है। तो म्यांमार में इस वक्त हमारे लिए डायलेमा है और ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम क्या साइड लें। अफगानिस्तान की बात करते हैं, तालिबान ने कैप्चर कर लिया वापस से अफगानिस्तान को। इंडिया ने एंटिसिपेट भी किया था कि ये होगा अगर यूएस ने विड्रॉ किया तो, बट यूएस ने क्या किया कि इंडिया को बाहर रखा अफगानिस्तान के साथ, सॉरी तालिबान के साथ जब नेगोशिएशन कर रहा था कतर में यूएस, तो उसने इंडिया को बिल्कुल बाहर रखा इस चीज से, क्योंकि उसको लगता था यार पाकिस्तान ऑफेंड हो जाएगा। वो पाकिस्तान वैसे भी ऑफेंड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट थी इमरान खान की, अच्छी चल रही थी, उसको भी टॉपल कर दिया गया 2022 में आर्मी के इशारों पर। तो ये पिछले 3-4 साल ने वो सारी प्रोग्रेस को रिवर्स कर दिया जो 2008 से 10 के फेज में देखने को मिली थी हमें साउथ एशियन रीजन में। तो अब इंडिया के लिए क्या रास्ता है यहाँ पर? फर्स्ट इज, इंडिया हैज नॉट डन बैडली, इट हैज बेल्ड आउट श्रीलंका फाइनेंशियली, ठीक है, ये अच्छा किया हमने। एक्सटेंडेड फ्रेंडशिप एंड पेशेंस विद द न्यू मालदीवियन गवर्नमेंट, हम लोग मुइज़्ज़ी को बर्दाश्त भी कर रहे हैं और उसके बाद भी हमने बजट में इस बार एलोकेशन बढ़ाया मालदीव्स के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा तमीज से रहना सीख लो। सेकंड इज, we also expressed willingness to do business with Taliban in Afghanistan to protect India's geopolitical interests and re-extend the hand of friendship to an unstable democratic Nepal. नेपाल के साथ भी हमारे कुछ इश्यू लेंगे, फिर भी हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहते हैं। तालिबान से भी हमने कहा है कि आप हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उनको नुकसान मत पहुंचाइए। तालिबान ने भी सोचा कि इंडिया ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए वो सॉफ्ट प्रोजेक्ट में किए, मिलिट्री प्रोजेक्ट में नहीं किए, सॉफ्ट प्रोजेक्ट। हमने रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, हमने डैम बनाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। तो तालिबान ने भी कहा ठीक है इंडिया के इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि इससे हमारे लोग को फायदा ही हुआ है। बट म्यांमार एंड बांग्लादेश, दिस पोज ए सीरियस चैलेंज। म्यांमार में हम लोग डायलेमा में हैं कि हम क्या करें, और बांग्लादेश में हमने गलती की है कि हमने साइड ले लिया था उनकी पॉलिटिक्स में। राइट, सो वी नीड टू ट्राई टू कीप द डेमोक्रेटिक स्पेस ओपन, यही इंडिया के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बांग्लादेश, इंडिया नीड्स ए न्यू अंडरस्टैंडिंग विद पार्टीज जो भी पावर में आएंगी इलेक्शन के बाद, एंड कीप आउट द एक्सटर्नल एंटी इंडिया फोर्सेज। जो भी पार्टी पावर में आएगी बांग्लादेश में उसके साथ हमें
एंगेज करके ये इंश्योर करना ही होगा कि आप हमारी एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको जगह नहीं देंगे। सेकंड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज रोबस्ट डेवलपमेंटल सपोर्ट बिकमिंग द बैकड्रॉप फॉर फोस्टरिंग क्लोजर रिलेशन विद इट्स नेबर। ठीक है, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है अपने नेबर्स के साथ वो सिर्फ एक ही चीज पर है कि हम लोग डेवलपमेंटल सपोर्ट उनको देते रहते हैं। Even the Taliban hesitated to attack Indian projects since it benefited their people. India requires more sustained engagement with its neighbor and in the region, which is discovering that once the genie of democracy has been freed, it is difficult to put it back in the bottle. तो अब ये जो 4 साल में हमारे नेबरहुड में सभी जगह पे जो डेमोक्रेसी खराब हुई है, इसको दोबारा स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट इज वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका। ये है सूडान के रिस्पेक्ट में। अब सूडान को अभी समझते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। सूडान में दो फैक्शंस हैं। एक तरफ है सूडान आर्म्ड फोर्सेस लेड बाय जनरल अल फतेह बुरहान, ठीक है, यही इनकी गवर्नमेंट है। सेकंड है रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसको लीड कर रहे हैं एक मिस्टर डगालो, ठीक है। डगालो का मतलब ही होता, इनको एक्चुअली हिमायती भी कहते हैं, यानी कि माय प्रोटेक्टर। तो ये एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, ठीक। अब गवर्नमेंट के पास एयरफोर्स है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये इन रेबल्स को सबड्यू नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, P5 कंट्रीज, इन लोगों ने साइड ले रखा है यहाँ पर। जैसे रशिया सपोर्ट कर रहा है इन रेबल्स को। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रेशर बनाना चाहता है ये जो पावर में बैठी है SAF पर, कि आप मुझे एक नेवल बेस दे दीजिए अपनी टेरिटरी पर। और क्यों चाहिए नेवल बेस रशिया को? क्योंकि बॉस ये कंट्री लगती है रेड सी से, और रेड सी से सारा ट्रेड पास होता है, USA का, यूरोप का, इसराइल का। तो यहां पर रशिया को चाहिए नेवल बेस। राइट, मैप पे आते हैं। सी फर्स्ट थिंग इज कि ये जो रेबल फोर्सेस है ना, इन लोगों ने यहां दरफूर से ये सारा रायता फैलाना शुरू किया था। यहां से इन लोगों ने क्या किया था कि जो भी नॉन अरब मुस्लिम्स थे उनको मारना शुरू कर दिया था दरफूर में, ठीक है। यहां से शुरुआत हुई। इसके बाद अब ये यहां पर क्या है, मल्टी एथनिक कंट्रीज है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग ट्राइबल एथनिसिटी के लोग यहाँ रहते हैं। और सिविल वॉर आज से नहीं चल रही, यहाँ बहुत चल रही है। करीब 1.5 लाख लोग तो मर चुके हैं अभी के अभी, ठीक है। तो यही इसी तरह की एक सिविल वॉर से साउथ सूडान अलग हो गया था यहाँ से। लेकिन उसके बाद जब सूडान बच भी गया तो उसमें भी अलग अलग एथनिसिटी के लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। अब जरा ये देखिए, सूडान की बॉर्डर कहाँ लग रही है? रेड सी, राइट। अब रेड सी में लग रही है, इसलिए रशिया चाहता है कि आप मुझे यहाँ एक नेवल बेस दे दीजिए, ताकि मैं ये रेड सी और इसके आगे ऊपर जाकर क्या है, स्विस कैनाल, तो मैं इसको बिल्कुल यहां से ट्रेड को कंट्रोल कर सकूं। अगर कल को दिक्कत होती है तो आई कैन यूज माय नेवी टू काउंटर दी वेस्ट यूरोप एज वेल एज USA, ठीक है। तो इस वजह से अब ये जो P5 कंट्रीज बैठी हैं UN में, इनका मेन काम क्या था? इनका काम था पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करना। बट ये क्या कर रही हैं? ये वर्ल्ड में कोशिश ये कर रही हैं कि कैसे भी करके अगर कहीं पे सिविल वॉर चल रही है तो उसको रोकना नहीं है। कोशिश ये करनी है कि या तो जो गवर्नमेंट बैठी है वो हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए, या फिर जो दूसरे रेबेल्स उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको पावर में लेके आएंगे और उन पे अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे, ठीक है। ये चीज आज से नहीं हो रही है। अभी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी CIA को अक्यूज किया था कि बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है, वो USA चाहता था कि मैं उनको दे दूं, लेकिन मैंने नहीं दिया, इसलिए USA ने प्लॉट किया मेरा डाउनफॉल। सिमिलरली पुराने टाइम में इंडिया में भी CIA के जो डायरेक्टर थे वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा था कि 1959 में केरल में आ गई थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। और उस टाइम लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर, कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की, ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट की। तो यहाँ पे केरल गवर्नमेंट के डाउनफॉल के लिए हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफी सारे पैसे दिए थे, और डायरेक्टली इंदिरा गांधी जी को भी हमने पैसे पहुंचाए थे, ताकि केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को यहीं पे रोक दिया जाए। अदरवाइज केरल जीता, वेस्ट बंगाल जीता, तो कम्युनिज्म स्प्रेड होना शुरू हो जाता इंडिया में, ठीक है। तो CIA के ये एलिगेशन सच भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। चलिए, सूडान के बारे में हमें उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ इतना काम का है कि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख डेथ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल डिस्प्लेस एंड 2.5 मिलियन हैव बीन फोर्स्ड अब्रॉड। ये यानी कि यहाँ पे जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, वो इवन 4 टाइम्स ज्यादा है देन दी गाजा। बट फिर भी वर्ल्ड इसकी बात कम कर रहा है, और ज्यादा बातें पूरे वर्ल्ड का फोकस कहाँ है? गाजा पे। इसके अलावा यहाँ पे काफी फेमाइन, भुखमरी फैल रही है, एपिडेमिक्स लाइक कोलेरा भी स्प्रेड हो रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ज्यादा चल रहे हैं। इनकी हिस्ट्री में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट हमारे लिए जरूरी है, प्ले ग्राउंड फॉर फॉरेन इंटरेस्ट। सूडान शेयर लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज एंड कोस्ट लाइन अलोंग द रेड सी। काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, लार्ज फर्टाइल लैंड, ये सब है सूडान के पास। तो रशिया का जो वैगनर ग्रुप था, आपको पता होगा, ये मर्सिनरीज टाइप थे, जिसके लीडर को असैसिनेट भी करवा दिया पुतिन ने एक प्लेन एक्सीडेंट में। ये जो रशिया का वैगनर ग्रुप था, इसने सपोर्ट किया था आरएसएफ को, यानी कि जो रेबेल ग्रुप्स हैं। जबकि क्रेमलिन क्रेमलिन ने जो पावर में जो बैठे हैं सूडान आर्मी, ठीक है, उनको कहा था कि आप मुझे एक नेवल बेस दे दीजिए पोर्ट सूडान में। यानी कि रशिया ने क्या किया कि यहाँ पे रशिया ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया रेबेल्स को। रशिया ने अपने जो वैगनर ग्रुप हैं, जो मर्सिनरीज थे, फाइटर्स, इनके थ्रू सपोर्ट दिलवाया आरएसएफ को, ताकि प्रेशर पड़े एसएएफ पर जो पावर में बैठे हैं, और वो मुझे पोर्ट सूडान दे दें, वहां पर एक नेवल बेस दे दें। राइट। उसी तरीके से यूएस ने भी यूएई ने भी आरएसएफ को ही सपोर्ट किया, उनको वेपन्स दे रहा है रेबल्स को लड़ने के लिए, ओके, ताकि बदले में उनसे गोल्ड मिल सके। जो रेबल्स हैं वो पूरा रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं वहां पे, और उस रीजन से जो गोल्ड निकल रहा है वो यूएई में आ रहा है, इसे, और इसलिए दुबई हब भी है। Mercenaries from all over, from South Sudan to Russia to Ukraine, they have joined in this मेला and mostly backing the RSF। सभी रेबल्स ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने की वजह सिर्फ इतनी है कि रेबल्स क्या है कि ये जो भी माइनिंग वगैरह कर रहे हैं क्रूड ऑयल की या गोल्ड की, वो सस्ते में बेच रहे हैं सबको, एंड ऑल दीज कंट्रीज आर जस्ट मेकिंग देयर प्रॉफिट। हालांकि जो पावर में बैठे हैं आर्मी वाले, उसके जो जनरल बुरहान हैं, इन्होंने रिस्टैब्लिश किए नॉर्मल टाइज विद द यूएस एंड रिकॉग्नाइज भी कर लिया है इसराइल को, क्योंकि यूएसए का सिंपल मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इस रीजन में इसराइल को रिकॉग्निशन दें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टुक नियरली 11 मंथ टू पास इट्स ओनली रेजोल्यूशन ऑन सुडान कन्फ्लिक्ट। अब सोचिए, इतने लोग मर गए, 11 महीने बाद जाके यूएन ने इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया सूडान को लेकर, जबकि पूरा यूएन गाजा को लेकर रोजाना बात करता है। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, एक तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें P5 जो कंट्रीज बैठी है, उसमें 3 बैठी है कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक है, और 2 बैठी है रशिया चाइना जो कम्युनिस्ट हैं और सोशलिस्ट हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ही सब सारी फसाद की जड़ है यहाँ पर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज ओनली मेड सम इनिशियल मूव टू इन्वेस्टिगेट द वॉर क्राइम इन सूडान। सिर्फ इनिशियल मूव लेकर वो भी शांत हो गया। इंडिया ने अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर लिया था। नाउ कैन यू टेल मी कि हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया था यहाँ पर सूडान से अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए? ठीक, मुझे इसका नाम जानना है आपसे कमेंट सेक्शन में, अगर याद है तो। ठीक, इंडिया का अच्छा खासा ट्रेड है, इनफैक्ट इंडिया के फेवर में ट्रेड था, और हम लोग अपने क्रूड ऑयल के जो इंपोर्ट उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर ही रहे हैं काफी टाइम से, कि हमसे वेस्ट एशिया पर डिपेंड ना हो, अफ्रीका से भी लें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भी लें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग काफी सारा अपना एक्सपोर्ट यूएई और सऊदी अरेबिया के थ्रू भी करते थे, इनडायरेक्टली थर्ड कंट्री से। हमने $700 मिलियन तक की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी थी सूडान को। सूडान के काफी सारे स्टूडेंट्स और मेडिकल टूरिस्ट आते हैं इंडिया में। पीपल टू पीपल टाइज तो स्ट्रांग है, बट सारा फसाद की जड़ है ये 2। ठीक है, एक ये रेबेल ग्रुप और दूसरा जो पावर में बैठा हुआ है एसएएफ। ठीक है, और हम यहाँ पर रशिया की तरह या यूएसए की तरह अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, मतलब हम पहले चाहते हैं कि यहाँ पर पीस आ जाए, उसके बाद बाकी की बातें हैं, जबकि ये कंट्री चाहती है अपना इन्फ्लुएंस बनाना। तो ये 2 अच्छे आर्टिकल थे, मैंने बात कर ली। ये याद रखिएगा, दरफूर रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि यहीं पे सारी लड़ाई चल रही है। ये साउथ सूडान ऑलरेडी अलग हो चुका है, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, लेकिन ये पता है ये जो पावर में बैठे ना, ये लोग इतने कमजोर पड़ गए एयरफोर्स आर्मी होने के बाद भी, कि ये लोग भाग के चले गए पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान से गवर्नमेंट रन कर रहे हैं ये लोग अपनी, ये खुद ही कैपिटल छोड़ के भाग गए। इस लेवल की लड़ाई चल रही है वहां। रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अब इसको मैं क्विकली शॉर्ट में खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा काम का भी नहीं है। द ओनली थिंग इज कि हमने एनजीएसी बनाया था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बाय 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जुडिशियरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर डिसाइड करना चाहिए किसको जज अपॉइंट करना है। ठीक है, लेकिन जुडिशियरी ने कहा नो नो, हमारे यहाँ पर 3 विंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों को सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू अपनी अपनी पावर दी गई है। तो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस जुडिशरी में होना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। बट द थिंग इज कि ये लोग कहते हैं जुडिशरी की कोलिजियम सिस्टम इज डूइंग फाइन, बट कोलिजियम सिस्टम है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, इनके साथ 2 जजेस और होते हैं जब बात होती है सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करने की, और इनके साथ 4 जज होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंटमेंट करने की बात होती है, और 2 जजेस होते हैं जब हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करने की या फिर उसके ट्रांसफर की बात होती है।
ठीक है, तो ये है कॉलेजियम। लेकिन कॉलेजियम पे हमेशा से चार्जेस रहे हैं नेपोटिज्म के। क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कोई पब्लिकली बताते नहीं हो कि क्या क्वालिफिकेशन थे, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है, किस बेसिस पर आप इनको एलिवेट कर रहे हो फॉर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो नेपोटिज्म देखा गया। डी वाई चंद्रचूड़, उनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये भी थे। इससे पहले मिस्टर गोगोई रह चुके हैं, उनके भी फादर रह चुके हैं। ठीक है, इससे पहले कई ऐसे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके फादर भी जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो नेपोटिज्म के चार्जेस हमेशा लगते रहे कॉलेजियम पे। ओपेक है ये पूरा मेथड, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किस बेसिस पर अपॉइंट हो रहे हो। ठीक है, जज अपॉइंटिंग दी जजेस, ये वर्ल्ड में यूनिक है इंडिया में कि जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं, और ऐसा कहीं नहीं होता है। तो हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे अलग अलग कंट्रीज से। सबसे पहले है यूके। ये लोग लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005। इन्होंने एस्टेब्लिश की दो कमीशन जिनका काम था कैंडिडेट्स को चूज करना। ये 15 मेंबर कमीशन है, यहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक ले मेंबर होता है, 6 जुडिशियल मेंबर होते हैं, 2 प्रोफेशनल मेंबर होते हैं। ये सब मिलकर चूज करते हैं किसको जज एलिवेट करना है। ठीक है, तो यहां पे ये याद नहीं रखना है आपको, इनका सिस्टम याद ये रखना है कि इवन यूके हैज ए सेपरेट 15 मेंबर कमीशन फॉर अपॉइंटिंग जजेस विच गिव रिप्रेजेंटेशन टू जुडिशियल मेंबर एज वेल एंड लॉ मेंबर, यानी कि वकील वगैरह आपके लॉयर्स। ठीक है, उसके अलावा अदर प्रोफेशनल मेंबर्स को भी। ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, मिलकर चूज करते हैं। सिमिलरली साउथ अफ्रीका, इसके पास भी एक जुडिशियल सर्विस कमीशन है जहां पर अलग अलग फील्ड के मेंबर्स हैं। वहां मिनिस्टर्स भी हैं, वहां पर चीफ जस्टिस भी हैं, और उसके अलावा एडवोकेट्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं लॉ के। ठीक है, ये सब मिलकर इस कमीशन में बैठते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि सिर्फ अकेले जजेस पर नहीं छोड़ा गया। फ्रांस में भी इसी तरह का सिस्टम है। ठीक है, वहां भी जजेस को चूज किया जाता है थ्रू हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, जिसमें मिनिस्टर्स भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यही ये मॉडल ही हमें अपनाने की जरूरत है ताकि जुडिशरी के साथ साथ लीगल अकेडमिया, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, पॉलिटिशियंस, ले पर्सन, प्रोग्रेसिव अपॉइंटमेंट सिस्टम हम स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, तो ये जो हमारा एनजेएसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया था, हमें इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसे दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। ठीक है, ये अच्छा मोटिव था इसका, ये अच्छा काम कर सकता था, बट जजेस ने अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फेवरेटिज्म। ठीक है, और इससे क्या होता है कि कॉम्पिटेंट जज नहीं आ पाता है ऊपर, जज अपने ही बेटे को प्रमोट करने की कोशिश करता है। NGAC could provide a more efficient method of appointing judges, encouraging communication between the arms of the state यानी कि executive and addressing some of the perceived drawbacks of the collegium system. So हमें जरूरत है एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो बैलेंस कर सके justifiable concerns of all parties involved and guarantees that the new system will increase efficiency without jeopardizing the integrity of judicial appointment. Right? तो ये अच्छा आर्टिकल था। बाकी इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पहले करवाया है, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स दे दिए, आप उसको खुद देख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 क्लॉज 3, नीड क्या है हमें इसकी, बेनिफिट क्या होंगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, मैंने आपको 8-9 पॉइंट्स देता हूँ, बट बार बार एम्फेसाइज करता हूं कि कोई भी 4-5 पॉइंट जो आपको इजी लगे वो याद रखिए, और एक कंक्लूजन दे दिया, ताकि क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पे इतनी बार बोला है प्रेसिडेंट ने कि क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट इज लाइट डिटेक्टर टेस्ट। इसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या ये लीगली वैलिड है। अब देखिए, पहली बात तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कई तरह के होते हैं, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट। एक शो आता था सच का सामना, उसमें वो लोग पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू पहले उसको चेक कर लेते थे सवालों के जवाब, फिर बाद में उसको लाइव शो में बिठा के पूछते थे, फिर वो बताता था कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये क्या करता है, ये आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करता है। यानी कि अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, पहले देखिए आप मुंह से क्या बोलेंगे बाकी बात है, लेकिन आपके दिमाग में ट्रिगर हो जाएगा कि इसका जवाब तो ये है, अब मुझे ये जवाब सच सच देना है या झूठ देना है वो बात की बात है। तो जब आपके माइंड में, ब्रेन में जब ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी उस पे बेस आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी में कुछ चेंजेस होते हैं जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं रिस्पॉन्सेज को, इन्हीं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को मेजर करता है ये पॉलीग्राफ टेस्ट, और इस हिसाब से वो अंदाजा लगाता है कि अब आप जो अपने माउथ से बोलने जा रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सवाल सुन के आपकी बॉडी ने किस तरीके से रिएक्ट किया, उस बेसिस पर वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें प्रीमाइस क्या है, प्रीमाइस इज दैट दीज रिस्पॉन्सेज change when a person is deceptive. Its accuracy is disputed however. ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट को 100% सही नहीं माना जाता। There is concerns about the false positive and ability to train oneself to pass the test.
ये क्योंकि इसी तरह का उस शो में जब एक क्वेश्चन पूछा गया था एक फीमेल को, तो उसका डिवोर्स हो गया था उसी वजह से, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा एंकर ने कि अगर आपके हस्बैंड को पता ना चले तो क्या आप उनको चीट करना चाहेंगी? तो शो में उन्होंने कह दिया नो। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट ने कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, शी विल चीट इफ उसके हस्बैंड को पता ना हो। इस बेसिस पर उसका डिवोर्स हो गया था। तो तब जाके इस शो को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बाद में ये बंद भी हो गया था, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट 100% सही नहीं है। सेकंड होता है नार्को एनालिसिस। यहां पर आपको एक ड्रग दिया जाता है, सोडियम पेंटोथॉल, ठीक है, ताकि इसके बाद आप एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके बाद कि आप झूठ बोल पाएं। इट इज ऑफन रेफर्ड एज ट्रूथ सेरम, ऑल्दो इट्स रिलायबिलिटी एंड एथिक्स आर क्वेश्चन अगेन। इसकी भी रिलायबिलिटी क्वेश्चन की जाती है, क्या ये फुल प्रूफ है। थर्ड होता है ब्रेन मैपिंग। यहां पर आपकी ब्रेन एक्टिविटी, पर्टिकुलरली आपकी ब्रेन वेव्स, ठीक है, इनको इट इज सब्जेक्टेड और एक्सपोज टू स्टिमुलाई लाइक इमेजेस और साउंड। ठीक, तो यहाँ पे माना यह जाता है that familiar stimuli will trigger a specific brain response indicating the knowledge of the crime। ठीक, यानी कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वेपन कहाँ है वो जिससे आपने मर्डर किया, तो आपके ब्रेन में एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा और उसी को मेजर करके डिसाइड करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अब इस केस को याद रखिएगा, ठीक है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है, और फर्स्ट थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज की, दैट दीज टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। अगर आप जबरदस्ती उसके कंसेंट के बिना उस पर ये टेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप आर्टिकल 23 को वायलेट कर रहे हो, 20 क्लॉज 3 को, ठीक है। वो क्या कहता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मुझे मेरे ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 23 को वायलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप इस तरह का कोई टेस्ट करके कोई एविडेंस ले भी आते हो तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन एक केस में हम लोग इसको एविडेंस मान लेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी क्रिमिनल पे टेस्ट हुआ तो उसने ये बताया कि ये जो वेपन यूज हुआ है मर्डर में, ये वेपन इस फलाना जगह पर XYZ प्लेस पर रखा हुआ है। अब पुलिस जाकर वहां पे रिट्रीव कर सकती है उस वेपन को, और अगर वेपन मिलता है तो फिर ये एविडेंस मान लिया जाएगा इस टेस्ट में जो आया है। क्लियर? इस केस में दो चीजें निकल के आई। फर्स्ट चीज कि आप बिना कंसेंट के उस क्रिमिनल पर या जिस पर आपको शक है उसको आप नहीं जबरदस्ती टेस्ट कर सकते उसका, क्योंकि वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट करेगा। दूसरा कि हम उसका जो कन्फेशन हो उसे तो एविडेंस नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उसने कोई ऐसे एविडेंस दिए जो डिस्कवर किया जाए बाद में कि हाँ इंडिपेंडेंटली आपने वेरीफाई कर लिया कि यस सर इसने बताया था कि इसने हथियार यहाँ पे रखा है मर्डर करने के बाद छुपा के, और हमने वेरीफाई किया और ये हमें वहां पे मिल गया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मान लेगा कि ठीक है अब ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कोई बात आपने उससे बुलवा दी है कन्फेशन करा के, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट। क्योंकि कई बार पुलिस ने गलत तरीके से भी यूज किया है, जैसे इन केसेस को यहां पर भी यूज किया गया 22 में जब गैंगरेप हुआ था एक दलित लड़की का हाथरस में, 2012 में डिसअपीयरेंस ऑफ शीना बोरा के केस में, एंड 2022 में श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में भी यूज हुए थे ये सब टेक्निक्स, ठीक है, जिन्हें हम DDT कहते हैं। तो ओवरऑल इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, तो तब एक्सेप्ट किया गया था ये। लेकिन इसको मिसयूज के भी चांसेस काफी हुए, जैसे 2007 में जब मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस हुआ था, या जो अक्यूज हुए थे 2006 मुंबई ब्लास्ट केस के, इनकी नार्को एनालिसिस फोर्सिबली एडमिनिस्टर किया गया था इनको, और फिजिकल अब्यूज भी किया गया था टू एक्सट्रैक्ट द फॉल्स कन्फेशन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप अगर कस्टडी में ये सब कर रहे हो तो हम इसका एविडेंस नहीं मानेंगे जब तक कि आप फिजिकली वेरीफाई ना कर लो जाकर कि हाँ इसने जो बात कही है वो सच है। तो इसके मिसयूज के भी चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट होते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट एज ए एविडेंस नहीं मानता और अलाउ भी नहीं करता ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ओके, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो। आगे चलें। क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जब मैंने आपको 20 मिनट्स का सेशन किया था। एक होता है ई कॉमर्स, एक क्विक कॉमर्स जैसे जेप्टो। ये क्या है? विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स हम आपको डिलीवरी कर देंगे। अब ये लोग काफी कुछ इनोवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग यूज करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। यार वो वीडियो देख लेना प्लीज, मैंने उसमें पूरा ये समझाया हुआ है कि कैसे ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये सब एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि कंज्यूमर्स की टेस्ट, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, किस तरह की है। ठीक है, उस वीडियो को प्लीज देख लेना, ई कॉमर्स वाला वीडियो 15 मिनट का है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पे। दोबारा उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें।
जापान प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज शिप एंटर्स इट्स टेरिटोरियल बॉर्डर। अब यहाँ पे चाइना प्रेशर बना रहा है दोनों पे, जापान पे भी और फिलीपींस पे भी। और वो चाइना भी इसलिए तिलमिला रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ट्रम्प के आने के बाद नेगोशिएशन हो, क्योंकि वो थोड़ा सा एडमेंट आदमी है, वो नेगोशिएट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी डिसीजन इंपोज करता है। ठीक है, और फिलीपींस भी इसलिए इतनी ताकत दिखा रहा है, उसको पता है अमेरिका मेरे साथ खड़ा है। नेक्स्ट इज इंडिया मस्ट एंगेज विद ऑल साइड्स इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स। यही बात हमने अभी शुरू में की है कि ये जरूरी है कि हम सभी पार्टी के साथ एंगेज करें, हम किसी का साइड ना लें किसी भी कंट्री में। बाकी सब है स्पोर्ट्स न्यूज। सो एक और कुछ काम का बचा है, हाँ, व्हेन स्कूल इज अपहिल क्लाइम अवे। ठीक है, अब देखिए कि मैं इसलिए कहता हूं, जब मैं आपको कहता हूं ना कि कास्ट एक फैक्टर हो सकता है रिजर्वेशन का, बट उसके साथ साथ रीजन भी एक फैक्टर होना चाहिए। अभी इन बच्चों को देख लीजिए आप यहाँ पर कि इनके आसपास अच्छे स्कूल नहीं है। अब चाहे ये एससी के हों या एसटी के हों या ओबीसी के हों, क्या ये अच्छे वेल ऑफ रीजन में रह रहे, सिटी में रह रहे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए रीजन के साथ एक इनके पेरेंट्स का यानी कि जनरेशन का एजुकेशन भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया मिलकर डिसाइड होना चाहिए किसको रिजर्वेशन मिलेगा और किसको नहीं। सिर्फ कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन देना गलत है। ये दो क्राइटेरिया और इंक्लूड करना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं डेप्राइवेशन इंडेक्स। ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक, अभी उड़ीसा से एक बच्ची ने नीट क्लियर किया है, आदिवासी है, और वो पहली बच्ची है जो अपने कम्युनिटी से स्कूल गई थी, एंड शी कम्स अंडर दी पीवीटीजीज। तो ये बच्चे कॉम्पीट दिल्ली या कहीं बड़ी सिटी में रह रहे एसटी एससी बच्चों के साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों 75% एसटी की सीट अकेले मीना कम्युनिटी ले जा रही है? ये बता रहा है ना कहीं एसटी का पूरा रिजर्वेशन एक ही कम्युनिटी को जा रहा है। तो हमें कास्ट के अलावा भी और दो फैक्टर्स ऐड करने की जरूरत है रिजर्वेशन पॉलिसी में। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।